Today we will discuss about hot, grievous hot and some sections of IPC and BNS. क्लास स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए, इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करना। X was suffering from osteoporosis. Y had no knowledge about the disease, but due to some reason, Y pushed X and X got a fracture. What is your diagnosis? X को ऑस्टियोपोरोसिस हुआ था, Y को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, बट ड्यू टू सम रीजन, कुछ कारणवश X Y को धक्का देता है और Y को फ्रैक्चर होता है। इसमें आपका डायग्नोसिस क्या होगा? एज पर द डेफिनेशन, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is called hot. Section 319 IPC and Section 114 BNS deals with hot. यहाँ पर 3 वर्ड्स को थोड़ा नोटिस करना, bodily pain, disease and infirmity. bodily pain क्या होता है? bodily pain means bodily pain. mental suffering won't come under this. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। X ने Y को चाटा मार दिया, Y suffered bodily pain, it is hot. Another example लेते हैं। टीचर ने स्टूडेंट को बताया कि तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, इसमें स्टूडेंट का मेंटल पेन हुआ। क्या ये हॉट के डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा। ओनली बॉडीली पेन कम्स अंडर दिस क्लॉज। नाउ कम टू द डिजीज पार्ट। द डिफरेंस बिटवीन द एक्ट एंड ऑनसेट ऑफ डिजीज। टाइम ड्यूरेशन कम होना चाहिए, तभी ये डिजीज के डेफिनेशन में आएगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स रेस्टोरेंट गया था, वहां कुछ इन्फेक्टेड फूड खा लिया, नेक्स्ट डे उसे डायरिया हो गया, तो ये हॉट के डेफिनेशन में आएगा, क्योंकि वो आज खाया था, कल उसे डायरिया हो गया। एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। एक प्रोस्टिट्यूट सफरिंग फ्रॉम सिफिलिस, शी डिड नॉट टेल अबाउट हर डिजीज to her customer. After 3 months, the customer comes to know that he is suffering from syphilis. क्या ये हॉट के डेफिनेशन में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि the time duration between the onset of disease and the act is very long period. बट ये एक दूसरे क्लॉज के अंडर में आ सकता है, नेग्लिजेंट एक्ट टू स्प्रेड इन्फेक्शन, 269 आईपीसी के अंडर आ सकता है ये। Now come to the infirmity part. Infirmity means any inability of an organ to perform its usual function. It includes temporary mental impairment or terror. इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज एक्स ने घोस्ट का कॉस्ट्यूम पहन लिया, घोस्ट कॉस्ट्यूम पहनकर वो वाई के घर में चला गया, वाई डर से बेहोश हो गया। क्या ये इन्फर्मिटी के डेफिनेशन में आएगा? यहाँ पर जब वाई अनकॉन्शियस हो गया, उसका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया, टेम्पररी पीरियड के लिए ही सही, लेकिन उसको हर्ट हुआ, ये इन्फर्मिटी के अंडर आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रीवियस हर्ट के बारे में। बेसिकली ग्रीवियस हर्ट क्या होता है? थोड़ा सीरियस नेचर का हर्ट होता है। ग्रीवियस हर्ट में 8 क्लॉजेस हैं, जिसमें के पहला 7 क्लॉज ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एंड लास्ट क्लॉज वो थोड़ा सब्जेक्टिव टाइप होता है। ये सब्जेक्टिव टाइप क्यों है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ईच क्लॉज के पास एक इमोजी है, आप उस इमोजी को ध्यान से देखना, उसी से आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। सेक्शन 320 आईपीसी एंड सेक्शन 116 बीएनएस डील्स विद ग्रीवियस हर्ट। फर्स्ट पॉइंट इज इमस्कुलेशन। इसका मतलब मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन वो इमोजी को आप ध्यान से देखो। सेकेंड क्लॉज इज परमानेंट प्राइवेशन ऑफ sight of either eye. Third clause is permanent privation of hearing of either ear. Fourth is privation of any member or joint. Fifth is destruction of permanent impairing of the power of any member or joint. Sixth is permanent disfigurement of head or face. Seventh point is important, fracture or dislocation of bone or tooth. Eighth is any hurt which endangers life or which causes the sufferer to be during the space of 15 days
एज पर आईपीसी इट इज 20 days इन सीवियर बॉडीली पेन। अब हम एक एक करके सारे क्लॉज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लॉज इज ई मस्कुलेशन। इसका मतलब होता है पेनिस का डिस्ट्रक्शन हो जाना, टेकिंग अवे द मस्क्यूलाइन पावर और पेनिट्रेटिंग पावर। जब कोई मेल सेक्स नहीं कर पाएगा, दिस इज द ओनली क्लॉज दैट अप्लाइज टू मेल। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि बॉबिड सिंड्रोम हो गया। बॉबिड सिंड्रोम का मतलब क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, लेकिन बॉबिड सिंड्रोम ई मस्कुलेशन का एग्जाम्पल है। जिससे लंबार रीजन में कुछ ट्रॉमा हो गया, तो नर्व इंजरी हो गया, इसलिए इरेक्शन नहीं हो पाएगा, ये ई मस्कुलेशन के अंडर आ जाएगा। सपोज पेनिस में कुछ ट्रॉमा हो गया लेकिन पेनिट्रेटिंग पावर इंटैक्ट है, क्या ये ग्रीवियस शॉर्ट में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पेनिट्रेशन पावर इज इंटैक्ट है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई के टेस्टिस को काट देता है बट वाई रिटेन्स पेनिट्रेटिंग पावर। क्या एक्स गिल्टी होगा ई मस्कुलेशन के क्लॉज में? नहीं होगा, वो क्लॉज नंबर 4 के हिसाब से गिल्टी होगा, बट ई मस्कुलेशन के क्लॉज हिसाब से एक्स गिल्टी नहीं होगा, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर इंटैक्ट है। सेकेंड क्लॉज डिस्कस करने से पहले आप ये बताओ, क्या इस कैरेक्टर को आप पहचानते हो? कौन है ये? इसका नाम कमेंट सेक्शन में बताओ। सेकेंड क्लॉज टेल्स अबाउट परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट ऑफ आइदर आई। यहाँ पर दो वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना। परमानेंट प्राइवेशन, पार्शियल लॉस ऑफ साइट भी अगर होगा ना, परमानेंट होना चाहिए तो भी ग्रीवियस हर्ट होगा। कंप्लीट विजन अगर लॉस नहीं हुआ है, जस्ट पार्शियल विजन लॉस हुआ है, तो भी ग्रीवियस हर्ट के क्लॉज में आएगा। ऑपरेटिव इंटरफेयर्स को काउंट नहीं किया जाएगा, जैसे कि रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, स्कार ऑन कर्निया हो गया। अगर इंजरी हुआ है और इंजरी की वजह से पार्शियल लॉस भी हो रहा है, तो ये ग्रीवियस हर्ट के क्लॉज में आ जाएगा। ट्रीटमेंट करने से ठीक हो जाएगा, सर्जरी करने से रिपेयर हो जाएगा, ये अकाउंट में नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज एक्स ने वाई को इंजरी किया, जिससे उसका कॉर्निया में स्कार हो गया, तो बाद में पता चला वो स्कार जो है वो सर्जरी करने से ठीक हो जाएगा। क्या ये ग्रीवियस में आएगा या नहीं? आएगा ग्रीवियस में, क्योंकि वहां पर परमानेंट स्कार हुआ था। सर्जरी करने से हो सकता है रिपेयर हो जाए, लेकिन ये ग्रीवियस हर्ट में आएगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक्स ने वाई के आंख में नमक छिड़क दिया, तो सोचो चिली पाउडर फेंक दिया, क्या ये ग्रीवियस हर्ट होगा? नहीं होगा ग्रीवियस हर्ट, क्योंकि थोड़ी देर इन्फ्लामेशन रहेगा, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। उस मोमेंट में शायद ब्लेफारोस्पाज्म इज लैक्रिमेशन इज वगैरह हो सकता है, रेडनेस ऑफ आई हो सकता है, लेकिन वहां पर परमानेंट विजन लॉस नहीं हो रहा है। ये बात याद रखना, परमानेंट विजन लॉस होना चाहिए, तभी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। क्या हम कह सकते हैं निक फ्यूरी को ग्रीवियस हर्ट हुआ है? आंसर इन कमेंट सेक्शन। क्लॉज नंबर 3 इज एग्जैक्टली लाइक क्लॉज नंबर 2। वहां पर साइट का लॉस हो रहा था, यहाँ पर हियरिंग का लॉस होगा, लेकिन परमानेंट प्राइवेशन होना चाहिए। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, स्टापेडोटोमी हो गया, कुछ भी अगर परमानेंट हियरिंग लॉस हो रहा है तो ग्रीवियस हर्ट होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। दबंग मूवी में छेदी सिंह को चुलबुल पांडे चांटा मारा था दोनों कानों में, उसके बाद उसका टिनिटस होने लगा था। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ होगा, वो भी ग्रीवियस हर्ट ही होगा। एंड द फोर्थ पॉइंट डिस्कस अबाउट प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। मेंबर का मतलब क्या है? मेंबर मीन्स एनी बॉडी पार्ट व्हिच परफॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट फंक्शन एंड अनेबल टू रीग्रो। इसका मतलब क्या है? कोई भी ऑर्गन बॉडी का जो कुछ पर्टिकुलर कुछ काम कर रहा है, अगर हम उसे काट देते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो रीग्रो नहीं कर पाएगा, उसे कहते हैं मेंबर। एक एग्जांपल लेते हैं। नेल को कट कर देते हैं, वो रीग्रो कर जाएगा, इसलिए वो एक मेंबर नहीं होगा। सपोज हम हेयर की बात करेंगे, अगर हेयर को हम कट कर लेंगे तो वो रीग्रो कर जाएगा, इसलिए वो एक मेंबर नहीं होगा।
यहाँ पर ऋतिक रोशन का एक फोटो मैंने लगाया है, उसका पॉलीडैक्टिली है। अगर एक फिंगर को हम काट देते हैं विदाउट हिज कंसेंट, इट विल बी ग्रीवियस हर्ट। चाहे वो एक्स्ट्रा फिंगर कुछ फंक्शन कर रहा है या नहीं, लेकिन उसका बॉडी पार्ट है, अगर हम उसे काट रहे हैं मतलब उसका एक मेंबर, और वो रीग्रो नहीं कर पाएगा, इसलिए वो ग्रीवियस हर्ट होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यूजुअली पुलिस टॉर्चर के लिए नाखून को मतलब एलिमिनेट कर देती है, वाइप आउट कर देती है नेल को, वो रीग्रो नहीं कर पाएगा, वो एक ग्रीवियस हर्ट होगा। बस नाखून काट देने से वो ग्रो कर जाएगा, वो ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट। जैसे सेकेंड और थर्ड क्लॉज सिमिलर थे, वैसे फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों सिमिलर हैं। फिफ्थ क्लॉज कहता है डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ द पावर ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट। फोर्थ क्लॉज में क्या होता था, प्राइवेशन हो रहा था, लेकिन फिफ्थ कह रहा है आइदर कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, और अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो परमानेंट इंपेयरिंग हो जाएगा, मतलब ऑर्गन रहेगा लेकिन उसका पावर चला जाएगा। इस फोटो में देखिए, ये जो मैंने जो मार्क किया है ना, क्लॉ हैंड हुआ है। ऑलनर नर्व जब इंजरी होता है उसमें क्लॉ हैंड होता है। इसका उंगली, वो रिस्ट, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन उसका नर्व इंजरी हुआ है, इसलिए वो हैंड पावर लॉस हो गया है, उसमें काम कुछ नहीं कर पाएगा। वो स्ट्रक्चर वाइज वो ठीक है, लेकिन उसका पावर चला गया है। सपोज एक इंजरी में रेडियल नर्व का इंजरी हो जाता है तो रीस्ट्रप हो जाएगा, बोन ठीक है, मेंबर भी ठीक है, लेकिन उसका पावर चला जाएगा, जो कि क्लॉज नंबर फिफ्थ में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक्स वाई को हमर से पीटता है, उसका कुछ फ्रैक्चर कुछ नहीं होता है, ऑर्गन वो फंक्शन लेस हो जाता है, जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया, वो एक ग्रीवियस हर्ट होगा। और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक जॉइंट में स्ट्रक्चर हो जाता है किसी इंजरी की वजह से, और वो जॉइंट पहले जैसा मूव नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक ग्रीवियस हर्ट ही होगा। तो क्लॉज नंबर 6 डिस्कस करते हैं। परमानेंट डिसफिगरमेंट ऑफ हेड और फेस। बहुत सिंपल है, अगर फेस में एब्राजन होता है तो वो सिंपल इंजरी में जाएगा, अगर लासरेशन होता है वो ग्रीवियस हर्ट होगा, क्योंकि लासरेशन में स्कार फॉर्मेशन होता है। एब्राजन ओनली एपिथेलियम को इन्वॉल्व करता है, इसलिए नो स्कार फॉर्मेशन इज देयर। छप्पक मूवी में दीपिका पादुकोण के फेस में एसिड अटैक हुआ था, उसे क्या कहते हैं, विट्रियोलेज। हुई चाहे किसी डील्स विद विट्रियोलेज। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, अगर फेस में कोई इंजरी होता है और उसमें स्कार फॉर्मेशन होता है वो ग्रीवियस होगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी के फेस पे टैटू कर रहा है विदाउट हिज और हर परमिशन, देन इट विल बी ए ग्रीवियस हर्ट। अगर किसी ने नोज पियर्सिंग कर रहा है तो वो भी ग्रीवियस हर्ट होगा, अगर बिना कंसेंट के कर रहा है। विट्रियोलेज के बीएनएस में कौन सा सेक्शन है, 124(1), 124(2). 1 क्या है, अटैक होता है, और 2 क्या है, अटेम्प्ट होता है। वैसे आईपीसी का सेक्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। क्लॉज नंबर 7 कहता है फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये जितने भी क्लॉज हैं आपको एक ही क्लॉज बार बार फेस करना पड़ेगा, इधर फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, और बाकी सारे क्लॉज वो एक साइड हो जाएंगे। यही फ्रैक्चर वाला क्लॉज हर वक्त आपके माइंड में रहेगा। इसका मतलब ये है, एनी बोन फ्रैक्चर इज ग्रीवियस। पत्थर की लकीर होता है ना, वैसे याद कर लेना, एनी बोन फ्रैक्चर इज ग्रीवियस और एनी डिसलोकेशन इज ग्रीवियस। यही 2 लाइन हमेशा याद रखना, एनी फ्रैक्चर और एनी डिसलोकेशन विल बी ग्रीवियस हर्ट। इसे कुछ एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सपोज एक असॉल्ट से किसी का कार्टिलेज फ्रैक्चर हुआ, क्या ये ग्रीवियस हर्ट होगा, क्योंकि कार्टिलेज एक बोन नहीं है, अगर बोन होता तो ग्रीवियस होता, याद रखना। एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। किसी का शोल्डर डिसलोकेशन हो गया, क्या ये ग्रीवियस होगा, ग्रीवियस होगा, चाहे उसके लिए बस 2 मिनट का प्रोसीडियर में वो ठीक हो जाए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन डिसलोकेशन हुआ है तो ग्रीवियस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। असॉल्ट से किसी का
टूथ लूज हो गया, टूथ बस लूज हुआ है लेकिन डिसलोकेट की फ्रैक्चर नहीं हुआ है, तो ये सिंपल इंजरी होगा। बट इसी एग्जाम्पल को अगर हम एक्सटेंड करेंगे, लूज टीथ था मतलब टीथ लूज था और किसी ने असॉल्ट किया और वो टूट गया, तो वो ग्रीवियस होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लॉज नंबर 8. 1 to clause number 7th, those are objective, but clause number 8 is subjective. Clause number 8 has 3 subclauses, 1, 2 and 3. Subclause 1 tells any hurt which endangers life, any injury which has 50% potential to end life, उसे हम endangers life कह सकते हैं। वो endangerment चाहे थोड़ी ड्यूरेशन के लिए भी हो लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट होगा। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 30% बॉर्न हो जाए तो वो फर्टिलिटी कर सकता है। वैसे हेमरेज मोर देन 1 लीटर अगर ब्लड लॉस हो जाए तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। एनी बॉडी ऑर्गन, वास्कुलर ऑर्गन अगर डैमेज हो जाए, लैसरेशन हो जाए तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। एनी पेनिट्रेटिंग वुंड टू एनी बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी हो गया, चेस्ट कैविटी हो गया, स्कॉल कैविटी हो गया, वो ग्रीवियस हर्ट होगा। अगर इंटरनल ऑर्गन कुछ भी रप्चर हो जाए वो भी ग्रीवियस हर्ट होगा। ये सारे एंडेंजर्स के क्लॉज में आएगा। इस पिक्चर में देखिए, वो सीजर को पेनिट्रेट किया है उसके नेक में, ज्यादा कुछ इंजरी हुआ नहीं है। वो पेनिट्रेशन जानलेवा हो सकता था, इसलिए वो ग्रीवियस हर्ट होगा। देयर वॉज 50% चांस दैट वो मर सकता था, इसीलिए वो एक ग्रीवियस हर्ट होगा। सबसेक्शन सेकंड कहता है एनी हर्ट व्हिच कॉजेज द सफरर टू बी ड्यूरिंग द स्पेस ऑफ 15 days इन सीवियर बॉडीली पेन। 15 days फॉर बीएनएस, 20 days फॉर आईपीसी। ये बात ध्यान रखना, सीवियर बॉडीली पेन को क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि ये भी सब्जेक्टिव है। और उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट काम 15 days या 20 days तक सीवियर पेन हो रहा है या नहीं, वो कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे। ये जो राइट साइड में जो आप इमेज देख रहे हो ना, उसे कहते हैं पेन मेजरमेंट स्केल। मतलब आप वो जो सफरर है ना, उसे ये चार्ट दिखाओगे, वो क्वांटिफाई करेगा, मतलब वो डिसाइड करेगा वो कौन सा सफरिंग को सफर कर रहा है। आइदर 10 हो सकता है, मतलब वर्स्ट पेन हो रहा है उसे, वो 3 चूज कर सकता है, 7 चूज कर सकता है, व्हाटएवर। उसी हिसाब से आप डिसाइड करोगे वो सीवियर बॉडीली पेन में है या नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 10 दिन तक बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, 2 days के लिए वो पेन थोड़ा सबसाइड कर गया, फिर अगेन कंटिन्यू हुआ पेन, सीवियर पेन कंटिन्यू हुआ। क्या ये ग्रीवियस हर्ट होगा? चाहे वो पेन थोड़ा देर कंटिन्यूस हो या ना हो, थोड़ी देर के लिए सबसाइड कर जाए, लेकिन 20 days या 15 days जो भी कहो, अगर कंटिन्यू सीवियर हो रहा है तो ग्रीवियस हर्ट होगा। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसलिए आप पेन मेजरमेंट स्केल का यूज कर सकते हो, लेकिन इसे ही मेजर किया जाता है। मोस्ट पॉसिबल केसेस बॉर्न इंजरी में हो सकता है, ये बात याद रखना। विट्रियोलस केस में भी हो सकता है। अगर फेस इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्लॉज नंबर 6 में आ जाएगा, लेकिन अगर दूसरे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हुआ है तो हो सकता है वो इसी क्लॉज में आ जाएगा। एज पर सबसेक्शन 3, any hurt which causes the sufferer unable to follow his ordinary pursuits for 15 days or 20 days। ये जो ऑर्डिनरी परस्यूट से उसका मतलब क्या है? जो आप फोटो देख रहे हैं ना, इस सब कुछ आएगा। मतलब आप सुबह बेड्स में उठने के बाद ब्रश किए, बाथरूम गए, उसके बाद खाना खाया, सेविंग, ये सारे सब कुछ आता है ऑर्डिनरी परस्यूट्स में। अगर आप ये सब करने के लिए अनेबल हो जाओ तो वो ग्रीवियस हर्ट होगा। कितने दिन के लिए? 15 days फॉर बीएनएस एंड 20 days फॉर आईपीसी। जॉब ज्वाइन करने के लिए अनेबल हो तो वो इस क्लॉज में नहीं आएगा। ऑर्डिनरी परस्यूट्स मतलब आप रोजमर्रा का काम करने में अनेबल हो, वही आएगा। जस्ट हॉस्पिटल में 20 days रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हुआ है। वो सीवियर पेन भी होना चाहिए। और ये पॉइंट भी याद रखना, ऑर्डिनरी परस्यूट्स नहीं कर पा रहा है कोई, तभी ये क्लॉज अप्लाई होगा। ये भी सब्जेक्टिव है, आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा।
एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए पर्सन 18 डेज के लिए 18 डेज या 14 डेज के लिए हॉस्पिटल में रहा, उसका सिर्फ एक दिन लाइफ एंडेंजरमेंट में था, क्या ये ग्रीवियस होगा? क्योंकि वो एक दिन जो लाइफ एंडेंजरस था ना, इसीलिए ग्रीवियस होगा। एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं। किसी को लासरेशन हुआ है कहीं पे, लेकिन वो हॉस्पिटल में 21 डेज तक पड़ा रहा, वैसे ही वो ग्रीवियस में नहीं आएगा। 21 डेज रहा, एडमिट रहा, इसके मतलब ये नहीं कि वो इंजरी ग्रीवियस है। वो सीवियर पेन वाला एंगल और ये ऑर्डिनरी परस्यूट्स वाला एंगल भी आपको चेक करना है। इस स्लाइड में एक निमोनिक लिखा है जो कि बहुत रिडिकुलस है। अगर आपको ठीक लगे तो याद रख लेना, अगर ठीक ना लगे तो भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इस स्लाइड में कुछ आईपीसी और बीएनएस के सेक्शंस है। इसका पनिशमेंट वगैरह हम आईपीसी के ऊपर जो वीडियो बनाएंगे तो डिस्कस कर लेंगे। वो क्वेश्चन था, एक वाज सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, वाई हैड नो नॉलेज अबाउट द डिजीज बट ड्यू टू सम रीजन वाई पुश्ड एक्स एंड एक्स गॉट ए फ्रैक्चर। सिंपल होगा, ये ग्रीवियस होगा। देयर इज ए फ्रैक्चर मींस इट इज ग्रीवियस। ऑस्टियोपोरोसिस था नहीं था, नॉलेज था नहीं था, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारा काम है फ्रैक्चर है मतलब ये ग्रीवियस है, कोर्ट वो एस्पेक्ट कंसीडर कर सकता है। Another question for you. In an assault, a patient developed head injury with history of vomiting and unconsciousness. On CT scan, there is no skull fracture, but intracranial hemorrhage is there. What would be your diagnosis? Simple or grievous? Answer write down in comment section with explanation. Why it would be simple or grievous. Stay tuned for more updates.